नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या में फिर से स्वागत करता हूं। अर्थव्यवस्था के पाठ शुरू कर चुके हैं। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं उसकी नवीन प्रवृत्तियां। पिछले टॉपिक में हमने भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत की एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। किसके रूप में? भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील। पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर। अब देखिएगा, उससे पहले मैं समझा दूं आपको। अब आप कहोगे सर अलग अलग कैसे बता रहे हो? तो मैंने शुरुआत में आपको एक बात कही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा स्वरूप रख रही है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। कैसा रख रही है? मिश्रित में हमने इसको कैलकुलेट किया। किसमें? मिश्रित के अंदर। अब बात करें अविकसित, हम पढ़ चुके हैं विकासशील। विकासशील का अर्थ मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही। विकासशील का अर्थ क्या होता है? यानी विकास की ओर अग्रसर। विकास की ओर अग्रसर यानी कंटिन्यू क्या कर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था? विकास की ओर अग्रसर है, यानी कंटिन्यू हम विकास कर रहे हैं। कैसे सर? पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की बात करें तो हमारी राष्ट्रीय आय, कौन सी आय? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इसके अंदर क्या हो रही है? सतत वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? सतत कंटिन्यू वृद्धि हो रही है। सतत वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? सतत वृद्धि हो रही है। कंटिन्यू इसके अंदर क्या आ रही है? सतत वृद्धि हो रही है। अगर बात करें देश आजाद हुआ 1947, 1947 से लेकर अगर बात करें 1990 की, तब हमारी वृद्धि दर क्या थी? 3.5 कुछ समथिंग थी। कितनी थी? 3.5 थी। इसे एक विद्वान है जिसका नाम आता है डॉक्टर राधाकृष्णन है। डॉक्टर राधाकृष्णन, इन्होंने क्या कहा था? इसे हिंदू दर क्या था? क्या कहा था? हिंदू दर, यानी हिंदू विकास दर कहा था। क्या कहा था? हिंदू विकास दर कहा था। तो ये समझ में आ गया आपको? ये 80 है, ध्यान करना थोड़ा ना। 80 है, 1980 तक 3.5 वृद्धि दर रही थी हमारी। कितनी रही थी? 3.5 इतने सालों में। तो इसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा था? ये क्या है? हिंदू वृद्धि दर है। क्या है? हिंदू वृद्धि दर है। तो पहला पॉइंट आपका ये रहता है, हिंदू वृद्धि दर का। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं इसको। अगर बात करें 1980 के बाद में, तो 1980 के बाद में जो प्रति व्यक्ति आय है या जो भी आंकड़े हमारे 5% से ज़्यादा ग्रोथ हुए। कितने हुए? 5% से। तो आप समझ सकते हैं कि पहले कितनी थी? 3.5 थी। कितनी थी? 3.5%। 3.5 से कंटिन्यू कितने आ रहे हैं? हम 5% पे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 5% पे आ रहे हैं। फिर 1990 में हमने पढ़े थे आर्थिक सुधार लागू हुए भारत में। क्या हुए? आर्थिक सुधार लागू हुए। फिर हमारी ग्रोथ 5% से भी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। 5% से भी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, यानी प्लस में हो गई। फिर कंटिन्यू बढ़ती रही और आपकी कह सकते हो 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समयकाल क्या रहता है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का पता है आपको? कितना रहता है? बताइए। देखिए, अगर बात करें तो एंडिंग होती है इसकी 2012 में। कब एंडिंग होती है? 2012 में। तो शुरू कब होगी? शुरू कब होगी? कब होगी शुरू? अगर 12 में से आप मान लो कि 5 कम कर दें तो 2 या कम हो गए 10। 2007 में शुरू होती है। कब शुरू होती है? 2007 से। 2007 से 12 तक। 2007 से 12 तक हमारी वृद्धि दर मान सकते हैं कितनी थी? 8% थी। कितनी थी? 8%। कितनी थी? 8%। तो सिंपल भाषा में देखिए, 3 से हम कितने आए? 5। 5 से कितने आए? 8। यानी मान सकते हैं कि हमारी जो वृद्धि दर है वो कंटिन्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? कंटिन्यू बढ़ रही है। तो एक कैसा गोतक है? विकासशील का गोतक है। किसका गोतक है? विकासशील अर्थव्यवस्था का गोतक, यानी कंटिन्यू हम वृद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू हम वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये पहला पॉइंट है वो इतना खत्म होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय आय वगैरह हो गई। दूसरा पॉइंट, जो औद्योगिक संरचना है इनमें क्या आया? परिवर्तन आया। क्या आया? संरचना में परिवर्तन। संरचना में परिवर्तन आया। संरचना में क्या आया? परिवर्तन आया। संरचना में परिवर्तन कैसे आया है? बात कर सकते हैं अपने जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र थे। अर्थव्यवस्था की क्या थी? 3 क्षेत्र थे। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों की बात करें तो पहले जो कृषि क्षेत्र था आपका, कौन सा क्षेत्र था? कृषि क्षेत्र था, या मान सकते इसको सहायक क्षेत्र।
इसमें क्या था कि हमने बात की थी कि 72% जनसंख्या इसके अंदर रोजगार के लिए संलग्न थी, लेकिन योगदान कितना था? 50%। कितना था? 50%। कितना था? 50%। लेकिन अब चेंज क्या आया है कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ है, जनसंख्या तो 49% हुई है। कितनी हुई है? 49%। जनसंख्या अभी भी यहाँ पर काम करती है, लेकिन इनका योगदान कितना रहा है? सिर्फ 15%। कितना रहा है? 15%। ध्यान से सुनना, दो आंकड़े अलग अलग हैं, अर्थव्यवस्था है ये, ध्यान से समझना पड़ता है इसको। कैसे? जो कृषि कार्य हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो वर्तमान में अगर बात करें 1947 की, जब देश आज़ाद हुआ था, तब 50% से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर कार्य कर रही थी। कितनी? 50% से नहीं, सॉरी 72%। कितनी प्रतिशत? 72। लेकिन योगदान कितना था? 50%। योगदान कितना था? 50%। लेकिन वर्तमान में कितनी जनसंख्या काम कर रही है? 49। ये ध्यान रखना, ये योगदान है 1947 का। 1947 का अर्थव्यवस्था में योगदान है जनसंख्या का। काम कितनी करी है जनसंख्या? 72%। ये जनसंख्या काम कर रही है, और लेकिन इनका यानी इनपुट है ये 72%, आउटपुट है आपका 50%। लेकिन वर्तमान की बात करें तो 49% ही जनसंख्या संलग्न है किसमें? कृषि कार्यों में, लेकिन उसका योगदान कितना है? 15%। कितना है? 15%। अब इंपॉर्टेंट चीज, यानी जिस भी राष्ट्र के दो क्षेत्र, एक तो आपका दूसरा जिसे हम कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र, क्या कह सकते हैं? उद्योग क्षेत्र। तीसरे की बात करें तो सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। बात करें भारत की उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन दोनों की बात करें, कैलकुलेशन करें तो 85% योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। और जनसंख्या कितनी कार्यरत है इसके अंदर? 51%। यानी 51% जनसंख्या कार्यरत है, लेकिन आउटपुट क्या है? ज्यादा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जिस अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, वो अर्थव्यवस्था क्या मानी जाएगी? विकासशील। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर भी सर हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या क्यों है? देखिएगा, बेरोजगारी की समस्या किस कारण है? यानी जो आपका सेवा क्षेत्र है ये तो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ की नीतियों में अभी भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी इनका पर्याप्त सर्जन नहीं हो रहा। जिस देश के अंदर जितनी ज्यादा औद्योगिक इकाइयां होगी, उस देश की बेरोजगारी दर ही अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेवा क्षेत्र एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर क्या होता है? आउटपुट ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? आउटपुट। जैसे कैसे? मान लो एक बैंक है, मान लो अपनी आर्मी मान लो, आर्मी में मान लो अगर आंकड़ा करें तो 1000 व्यक्ति कार्य करते हैं। कितने? 1000 व्यक्ति। लेकिन पूरे देश का कितना आउटपुट दे रहे हैं? पैसों के मामले में बहुत बड़ा इनपुट दे रहे हैं। लेकिन उद्योग के अंदर अगर जितने ज्यादा उद्योग बढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होगा? आपकी जनसंख्या ज्यादा संलग्न होगी। क्या होगी? ज्यादा संलग्न होगी, और आउटपुट भी अच्छा दे पाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? संरचना में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा तो उतना ज्यादा ही क्या होगा? दो क्षेत्रों के ज्यादा जितना परिवर्तन होगा उतनी ज्यादा आपकी अर्थव्यवस्था किसमें कलेक्शन होगी? विकासशील अर्थव्यवस्था में। किसमें होगी? विकासशील। तीसरा पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, विशाल तथा तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। विशाल तथा तेजी से बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र, इसको समझिए आसानी से। यानी हम पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं, उसी का थोड़ा आगे है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मैं बता चुका हूं पहले आपका। सेवा क्षेत्र कौन सा? बैंकिंग, आपका परिवहन, आपका संचार। ये जितने ज्यादा ग्रोथ होंगे उतने ही ज्यादा किसी अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगी? वो अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था में कैलकुलेशन होगी, और धीरे धीरे वो अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो जाएगी। कैसे? कि मान लीजिए कि अगर बात करें भारत जब आजाद हुआ था, बैंकिंग व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं थी, परिवहन भी ज्यादा नहीं, संचार भी इतना नहीं था। आज भारत में देखिएगा बैंकिंग ढांचा आपको हर तहसील मुख्यालय पर तो बैंक मिलती है। आजकल तो पंचायत समितियों तक बैंकों की पहुंच हो रही है। इसका अर्थ क्या लगा सकते हैं हम? भाई पैसों का इतना ज्यादा आदान प्रदान हो रहा, तभी तो बैंक कार्य कर रही होगी। बैंक कब कार्य करेगी? जब पैसों का आदान प्रदान ज्यादा होगा। आज देखते हो, आप अपनी तहसील में देख लीजिएगा या अपने कस्बे में देख लीजिएगा, आपको कम से कम अगर 5-7 से बैंकें ऊपर मिलती है, और छोटी से छोटी पंचायत समिति वहां पर ही बच्चे से मिल जाती है। परिवहन की सुविधा देखो, परिवहन की सुविधा घर तक बस पहुंच जाती है, बस स्टॉप तक। संचार की सुविधा हर व्यक्ति के पास, और कह रहे हैं भारत में तो इंटरनेट के यूजर की संख्या चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है।
इंटरनेट के मुकाबले भारत अमेरिका और चाइना के बाद में दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। इसका अर्थ क्या है? यानी इंटरनेट कब चला पाएगा? व्यक्ति के पास क्या होंगे? ज़्यादा पैसे होंगे, या कह सकते हो उसके पास तकनीकी अच्छी होगी। तो सेवा क्षेत्र जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, और बात भी कर चुके हैं अपन, सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलाकर ये 85% भाग अपनी जीडीपी में रखता है। किसमें रखता है? जीडीपी में। जीडीपी में पहले समझा चुका हूँ आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पाद में, ये नहीं इतना इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो कह सकते हैं कि तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र, ये बढ़ता है। आज आपको एक चीज़ समझा दूं मैं, इसको सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं। इन टॉपिक को मैं आपको वापस से देता हूँ। तीन टॉपिक थे अपने। पहला था फर्स्ट, जिसको कैसे ऐसा समझ लीजिएगा, फर्स्ट को मैंने कहा था सहायक क्षेत्र। क्या कहा था? सहायक क्षेत्र। नहीं सॉरी, पहला सहायक क्षेत्र नहीं था आपका, पहला क्या था? दूसरा था उद्योग क्षेत्र। पहला कौन सा था? हैं? तीसरा था सहायक क्षेत्र। पहला कौन सा क्षेत्र था? प्राथमिक क्षेत्र। हाँ, प्राथमिक क्षेत्र। इसका अर्थ बताता हूं मैं कैसे, समझिए धीरे आराम से। प्राथमिक क्षेत्र यानी सबसे पहले कार्य कहां से शुरू होगा? यहीं से शुरू होगा। मैंने कहा था आपके पास कपास है, आपके पास गन्ना है, ये जब दूसरे क्षेत्र में उद्योगों में जाएगा तब किसी काम की वस्तु बनेगा। अब तीसरा सहायक क्षेत्र, इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कभी नहीं भूल पाओ। कैसे? सहायक क्षेत्र कौन कौन आते हैं सर? बैंक, संचार, परिवहन। इसको नाम सहायक क्षेत्र क्यों दिया? बहुत बड़ा कारण है। देखिए कैसे, मान लो कपास है, गन्ना है, कृषि करने के लिए क्या चाहिए? लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन। फसल को कीटनाशक या कह सकते हो पीड़कनाशक ये प्रदान करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो अगर मान लो किसान के पास उतने पैसे है ही नहीं, कहाँ से लाएगा? कर्ज कहाँ से लेगा? बैंक से। बैंक मुहैया कराती है सस्ते दरों पर। हाँ, महाजनी वगैरह वो अलग चीजें हैं, उनके अंदर किसान बर्बाद हो जाता है, लेकिन बैंक क्या करती है? अच्छे से उपलब्ध कराती है। दूसरा परिवहन। परिवहन कैसे? मान लो किसान के पास फसल तैयार होगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए उसको? यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए उसको? परिवहन चाहिए। क्या चाहिए? परिवहन। मान लो ये एक खेत था, मान लीजिएगा एक फील्ड था, यहाँ पर मान लीजिएगा इसने टमाटर उगाए। क्या उगाए? टमाटर उगाए। तो इसको लाने के लिए क्या चाहिए? इसको संचार का साधन चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं क्या भाई 5 किलो थे 10 किलो थे अपने पीठ पे लाद के ले आया, नहीं ला पाएगा। इसको लिए क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। क्या चाहिए? परिवहन। संचार के अर्थ क्या होगा कि यानी वह आपकी टेलीकॉम व्यवस्था, क्या कह सकते हो? इंटरनेट सुविधा, जिसके माध्यम से हम क्या कर सके। जैसे मान लो प्राथमिक क्षेत्र में मान लो किसान को आज घर बैठे खाद मिल रही है, बीज मिल रहा है, या किसानों की फसल खेतों से उठाई जा रही है। किसके माध्यम से? मान लो औद्योगिक क्षेत्र वाले फोन कर लेते हैं फसल तैयार है, हाँ बिल्कुल तैयार है, वो परिवहन लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन सूचना किससे मिलती है? संचार से। इसलिए कहते हैं इसको सहायक क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र कैसे? कि यहाँ से वस्तु यहाँ क्या होती है? निर्माण होती है। इसका क्या होता है? निर्माण होता है, यानी बनती है, कंप्लीट होती है वो, जिसके कारण इनको क्षेत्रों को कहा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था, पीछे बता नहीं पाया था आपको, ये बता रहा हूँ आज वापस से। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं अपन व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। व्यावसायिक संरचना की परिवर्तन की बात करें तो वापस वही टॉपिक आना है। इसके अंदर अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र घूमते हैं इस टॉपिक में, विकासशील अर्थव्यवस्था में। यानी वापस से क्या हो रहा है कि जो व्यवसाय के क्षेत्र है, संरचना के क्षेत्र है, उनमें क्या आ रहा है? धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, कंटिन्यू। यानी लोग कृषि कार्य को छोड़कर किस क्षेत्रों में जा रहे हैं? सेवा क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? कृषि कार्यों से तो लोगों का दूरी हो रही है और सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। यानी जितना ज्यादा सेवा क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन ज्यादा होगा, उससे क्या होगा? ज्यादा विकासशील अर्थव्यवस्था में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है,
अगला पॉइंट रहेगा अपना आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में बदलाव। उससे पहले आपको समझना है आधार संरचना किसे कहते हैं सर, ये वर्ड काफी परेशान करता है। आधार संरचना, आधार संरचना यानी वो बेस या वो नींव जो अपनी अर्थव्यवस्था को गति देती है। कौन कौन सी, देखो, शिक्षा, बिजली और आपकी सड़क। कैसे, यानी जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की शिक्षा होगी उतनी ज्यादा तकनीकी होगी, बिजली जितनी ज्यादा मिलेगी कारखाने उतने ज्यादा वर्क करेंगे। सड़क का तो मैंने नाम लिया है, इसको पूरा दे सकते हैं परिवहन। क्या दे सकते हैं, परिवहन। यानी इनके अंदर जितना ज्यादा बदलाव होगा। शुरुआत की बात करें तो हमारी जो सड़कें थी काफी, कह सकते हो, ग्रोथ कम थी, लेकिन आज कहते हैं कि भारत के अंदर प्रतिदिन 13 से 14 किलोमीटर की सड़कें बन रही है। कितनी बन रही है, 13 से 14 किलोमीटर की सड़कें बन रही है। शिक्षा की बात करें, जब भारत आजाद हुआ था तब शिक्षा की जो शिक्षा दर थी वो 32 पॉइंट कुछ ग्रोथ कर रही थी, 32 पॉइंट की कुछ, क्या थी, 32 पॉइंट समथिंग। लेकिन आज कितनी है, 74, कितनी है, 74.04। और वृद्धि दर भी कितनी आ रही है, वृद्धि दर भी काफी अच्छी कैलकुलेशन की जा रही है, यानी काफी ज्यादा शिक्षा का स्तर भी क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। बिजली की बात करें तो पहले उत्पादन क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कम हो रहा था, लेकिन आजकल ऊर्जा के संसाधन इतने ज्यादा हो चुके हैं जिसके अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं आपकी परमाणु ऊर्जा के अलावा आपकी जो प्रकाश ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, कई प्रकार की ऊर्जा क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। जितने ज्यादा बदलाव होंगे, यानी इनपुट इनका कम रहेगा, आउटपुट ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये आपका कमेंट होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।